केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं, जो कि बिहार के आरा से सांसद भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सौभाग्य योजना की बात करें तो इस योजना के तहत हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाने की ये योजना है। तो कहां तक काम पहुंचा और कितना काम अभी बाकी रह गया है? हमारा टारगेट है, हर एक घर को टारगेट था हर एक घर को कनेक्ट कर देना। देश में जितने घर हैं जो बिना बिजली के हैं 31 मार्च 2019 तक। हम इससे बहुत पहले ये कनेक्शन पूरा कर देंगे। ऑलरेडी 17 प्रांत ऐसे हैं जहां पर कि हमने हर घर को कनेक्ट कर दिया है। ज्यादातर प्रांतों में हर घर को कनेक्शन हम दे देंगे 31 दिसंबर 2018 तक। 4 प्रांत बच जाते हैं जो कि जिनको उन प्रांतों में भी हम 26 जनवरी 2019 के पहले हम बिजली दे देंगे। यानी कि 26 जनवरी 2019 तक हम भारत में सभी ऐसे घर जिनको कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, आज जो बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको हम कनेक्ट कर देंगे। 4 ही प्रांत जाएंगे 31 दिसंबर से के बाद। वो 4 प्रांत जो जाएंगे 26 जनवरी तक, उसमें एक आसाम है, एक राजस्थान है, एक छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 4 जिले हैं जहां 20,000 घर हैं, जिसमें कि हमको 31 दिसंबर तक नहीं बल्कि 26 जनवरी तक जाना होगा। हाँ, 26 जनवरी तक जाना होगा। मेघालय जहां पर कि हमको 26 जनवरी तक जाना होगा, नहीं तो अन्यथा बाकी सभी प्रांत हम 31 दिसंबर तक कर लेंगे। हमने ये त्रिपुरा कंप्लीट कर लिया टोटल, मणिपुर टोटल कर लिया, नागालैंड टोटल कर लिया, मिजोरम टोटल कर लिया, बिहार टोटल कर लिया हमने, बंगाल हो गया, उड़ीसा हमारा 31 दिसंबर तक हो जाएगा, कुछ हजार बचे हैं। उत्तर प्रदेश हमारा 31 दिसंबर तक हो जाएगा, कुछ लाख ही बचे हैं। पंजाब हरियाणा तो खैर पहले से ही था। हिमाचल हो गया हमारा, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र में 2000 कुछ बचा है, अगले 2 दिन में हो जाएगा। तो अमूमन अब बाकी कर्नाटक में करीब कुछ हजार है, वो भी हो जाएगा। तमिलनाडु में पहले से हम 31 दिसंबर तक इन 4 प्रांतों को छोड़ करके बाकी सब जगह हम हर एक घर को रोशन कर देंगे। हमने मतलब कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर, क्योंकि यह योजना हम लोग साथ मिल करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राशि खर्च भारत सरकार दे रही, 90% राशि भारत सरकार दे रही, 10% राज्य सरकार दे रही। काम हम राज्य सरकारों के माध्यम से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से करते हैं। हमारा जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है वो उनकी सहायता करता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक चर्चा ये भी हुई थी कि डेफिनेशन जो है 10% हाउस होल्ड के लिए, ना वो तो पुरानी बात थी। वो पहले था, वो जो डेफिनेशन है 10% हाउस होल्ड का, वो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। यानी कि गांव को कब आप कहेंगे कि हाँ विद्युतीकृत हो गया, तो उसमें है कि गांव को आप तब विद्युतीकृत कर सकते हैं जबकि वहां पर कम से कम 10% घर विद्युतीकृत हो गए हों, और वहां जो पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल है, पंचायत घर है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये सब विद्युतीकृत हो गए। वो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। सौभाग्य में वो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था 28 अप्रैल को 2018, वो भी लक्ष्य से पहले। सौभाग्य में हम हर एक घर को बिजली दे रहे, चाहे आप ये एक घर बनाए हो एक पहाड़ी पर, तब पर भी हम आपको बिजली का कनेक्शन देंगे, आप मुफ्त देंगे। तो हर घर रोशन होगा, हर घर रोशन। आपने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि बिना कारण बिजली काटने पर बिजली कंपनियों को जुर्माना देना होगा। तो इसको सुनिश्चित कैसे करेंगे? क्या बिजली कंपनी इसके लिए तैयार है? हाँ, ये भी हमने सभी राज्यों से डिस्कस किया, भारत सरकार ने, और राज्यों से डिस्कस करके हम लोगों ने एग्रीमेंट भी रीच किया, और एग्रीमेंट के अनुसार 1 अप्रैल 2019 के बाद से 24/7 सप्लाई देना है सबको। कृषि को जितना जरूरत है, बाकी सबको 24/7 देना। तो इसके लिए हमारे साइंड एग्रीमेंट है। ये लिमिट, ये टाइम लिमिट पर हम कायम हैं, सभी राज्यों को हमने कह दिया है। और जो हमारी रिवाइज टैरिफ पॉलिसी आने वाली है, उसका कंसल्टेशन हो गया सभी राज्यों से, ये अगले 25-30 दिनों में आ जाएगा। उसके अंतर्गत हम प्रावधान कर रहे हैं कि अगर उसके बाद 1 अप्रैल 2019 के बाद कहीं लोड शेडिंग होता है तो उसके लिए पेनल्टी देनी होगी। लोड शेडिंग कारण, अगर टेक्निकल फॉल्ट हो गया, अगर एक्ट ऑफ गॉड है, कोई ये टाइफून आ गया, पोल गिर गए, है ना, भूचाल आ गया, ये सब फ्लड आ गया,
इसके कारण अगर डिस्ट्रप्शन हुआ तो अलग बात है। जी। लेकिन अकारण आप उसके बाद फिर लोड शेडिंग आप कहीं नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको जुर्माना वहां का जो रेगुलेटरी कमीशन है वो लगावेगा। ये प्रावधान हमने किया है। तो कंपनीज तैयार हैं? ये पूरा ड्राफ्ट टैरिफ पॉलिसी में आ गया है। स्टेट से कंसल्टेशन हो गया, अब कैबिनेट नोट जाना है, उसके लिए कैबिनेट नोट सर्कुलेट हो गया है। नई टैरिफ पॉलिसी को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है, कब तक इसकी घोषणा होगी, क्या कुछ है इस टैरिफ? 30 दिन के अंदर हो जाएगा। 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा हो जाएगी। नए टैरिफ पॉलिसी में का फोकस है, एक तो कंज्यूमर फोकस है। कंज्यूमर फोकस में हम ये कह रहे हैं कि आपको 24/7 सप्लाई गारंटी करना है। दूसरा कंज्यूमर फोकस यह है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस ले डाउन करना है, यानी कि अगर आप कनेक्शन नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने दिनों में मिलेगा, अगर आपका कोई फ्यूज कॉल है कितने दिनों में अटेंड होगा, ये सब का स्टैंडर्ड ले डाउन करेगी रेगुलेटर। उसका वायलेशन करने पर आपको ये पेनल्टी देना होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। उसके बाद ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस में आप सीधे जनरेटर से भी सप्लाई, अगर आपके ज्यादा बड़े कंज्यूमर तो सीधे ले सकते हैं। ओपन एक्सेस का हम लोगों ने और आसान बनाया है। उसके बाद फिर टैरिफ पॉलिसी में हम लोगों ने ये प्रावधान रखा है कि आप ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने इनएफिशिएंसीज का बर्डन कंज्यूमर पर नहीं डाल सकती जी। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लॉसेज ज्यादा हैं तो वो टैरिफ में पास ऑन नहीं कर सकता। ये नहीं कि हम इतना लॉस हो रहा है तो हमने टैरिफ में डाल दिया, नहीं, पेइंग कंज्यूमर से ले लिया, नहीं। आप जो लॉसेज 15% से ऊपर जो लॉसेज होंगे ये आप नहीं पास ऑन कर सकते। 15% तक ही लॉस का लिमिट है जो कि आप टैरिफ में डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम ये प्रावधान कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो वायबिलिटी है वो इंप्रूव कर जाएगी। अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करना क्या पड़ता है, उसको ये कोयला चाहिए तो कोयला का दाम उसको इन एडवांस देना पड़ता है, क्योंकि कोल इंडिया एडवांस में पैसा लेती है। तो पहले कोयला का पैसा जमा करता है, तब जाकर के उसको कोयला मिलता है, तब बिजली बनाता है, बिजली बना करके फिर सप्लाई करता है, उसके बाद फिर मीटर रीडिंग करता है, और उसके बाद फिर बिलिंग करता है। अब पैसा आते आते उसको कुल मिला करके 2 महीना 3 ये महीना। शहरों के लिए भी लागू हो जाएगा? शहरों में के लिए लागू होगा। मतलब कि महीने भर का जो आप करता है, हर महीने आपको बिजली का बिल भरना है, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा? वो सिस्टम खत्म हो जाएगा 3 साल में। बात करें ग्रामीण विद्युतीकरण की तो इसमें एक बड़ी उपलब्धि, चूंकि स्मार्ट मीटर है जी, इसीलिए यह टाइम ऑफ डे टैरिफ भी आ जाएगा। इससे उसे क्या होगा कि अभी दिन के समय हमारा लोड कम है, हमारा जनरेशन ज्यादा है जी, क्योंकि दिन के समय हमको सोलर मिलता है जी, सोलर कैपेसिटी हमारी बढ़ गई। शाम के समय हमारा पीक लोड आता है, उस समय सोलर अवेलेबल नहीं रहता है। जो ऑफ विंड सीजन है उसमें विंड भी अवेलेबल नहीं रहता है। तो टाइम ऑफ डे टैरिफ लावेंगे तो जिस समय की बिजली का बहुत उपलब्धता ज्यादा है उस समय टैरिफ कम रहेगा। अच्छा। और तो उससे ये होगा कि आप अपना जो काम, बहुत सारा काम आप उस समय कर ले सकते हैं, आप अपना काम प्लान कर सकते हैं कि अभी बिजली का ये टैरिफ कम है, रेट कम, कह सकते हैं। नहीं, वो समय के हिसाब से, समय के हिसाब से अभी बिजली का रेट कम होगा तो हम ये सब काम इस समय कर लेंगे। ओके। जिस समय की पीक आवर है उस समय हम ये सब काम अवॉइड करेंगे। फिर जबकि लीन आवर होगा, अब गीजर हम चलाएंगे तो देर रात को चला लेंगे, उस समय लीन ये रहेगा। तो हम ये क्या होगा कि पीक और ऑफ पीक का बैलेंसिंग बेटर होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण की अगर हम बात करें तो एक बड़ी उपलब्धि रही है सरकार की कि घर घर तक आप पहुंचे हैं, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं, आदिवासी इलाकों में, खासतौर से नक्सल प्रभावित इलाकों में ये काम कैसे हुआ? देखिए, जो दूर दराज के इलाके, जो ग्रामीण विद्युतीकरण था ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा अपने पदाधिकारियों को और सभी प्रांतों को, सभी स्टेट्स को, जी, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और उनके ऑफिसर्स को। देखिए, कई जगह तो ऐसा हुआ कि गांव में, एक गांव यहां है, दूसरा गांव 15-20 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ पर है जी, उसको पैदल ले जाना पड़ा। 10-10 दिन तक पैदल कंधा पर सामग्री लाद करके या टट्टू पर, खच्चर पर सामग्री लाद करके, ट्रांसफार्मर वगैरह लाद करके ये ले जाना पड़ा उतना दूर। कई जगह तो ये पैदल भी ले जाने का रास्ता नहीं था, हमको हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ा सामान। तो हमने हेलीकॉप्टर लिया एयरफोर्स से और उन गांवों में हेलीकॉप्टर से सामग्री भिजवाई। तो ये पैदल मार्च करके सामग्री भिजवाई। लेकिन सभी ने किया, सभी स्टेट्स ने किया और समय से पहले किया। बधाई है सबको भाई, बहुत बड़ा चैलेंज था।
लेकिन देश के लिए एक बहुत ही गर्व का समय था कि सोचिए आज़ादी के 70 साल बाद हमारे यहाँ कई गांव ऐसे थे, 18, 19, 20 हजार गाँव जहाँ पर कि बिजली नहीं पहुंची थी। सोचिए, यह इतने बड़े देश के लिए बहुत शर्म की विषय था, शर्म का विषय था ना जी, वेरी सैड। लेकिन हम लोगों ने कर दिया। अब हम हर घर भी रोशन कर देंगे, 26 जनवरी के पहले करेंगे। और जबकि हम अब ये हमारे जो और कलीग्स हैं दूसरे देश के एनर्जी मिनिस्टर से मुलाकात होती है या वहाँ विदेश जाते हैं या कोई सम्मेलन होता है, उसमें हम बताते थे कि साहब इतने घरों को हम रोशन कर रहे हैं, प्रतिदिन 100,000 1 लाख घरों को कर रहे हैं, और इतने मतलब कि करीब 3 करोड़ घरों को हम करेंगे। तो उनकी आंखें खुली रह जाती थी कि इतना हम जोड़ रहे, इतने लोगों को कनेक्शन दे रहे, 100,000 एवरी डे। अब 80,000 पर आ गए क्योंकि अब तो हमारा टारगेट कम हो गया। हाँ, अब तो कम बच गए। बिहार की तो बिहार में गठबंधनों का दौर है। इस वक्त बिहार से 22 सांसद हैं भाजपा के, लेकिन जो अगला चुनाव होगा 17 सीटों पर, मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी, जो वहां पे आंकड़ा बैठा है सहयोगियों के साथ। तो ये 5 सीटों का कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ा बीजेपी को? देखिए, ये जबकि आप सहयोगी के साथ जाते हैं तो सहयोगी को भी तो कुछ जगह देना होगा। तो क्या आप मानेंगे कि तो सहयोग, तो ये सहयोगियों के लिए तो जगह बनाना होगा, ये बात है। नहीं तो फिर सहयोगी के लिए, सहयोगी को कोई जगह नहीं दीजिएगा तो फिर गठबंधन कैसा होगा, यही बात। तो क्या आप मानेंगे कि बिहार में भाजपा कमजोर हुई है, वो 22 सीटों की जगह 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? बिल्कुल नहीं। बिहार में पहली बार 2014 में हम अकेले लड़े थे जी। अब हमारे साथ ये एक गठबंधन के लोग हैं जिनको की जगह देना चाहिए, यही है। बिहार में एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी अगले चुनाव में, 2019 के चुनाव में? बिहार में 40 सीटों में हमको लगता है कि कम से कम हम लोग सभी गठबंधन, एनडीए गठबंधन मिला करके हम लोग कम से कम 35 सीट जीतेंगे। पूरा भरोसा आपको? जी, पूरा भरोसा है। आरके सिंह अगला चुनाव आरा सीट से ही लड़ेंगे या किसी और सीट से? बिल्कुल आरा से लड़ेंगे, इसमें हमको कोई शक नहीं। लेकिन खबरें ऐसी भी हैं कि जेडीयू की नजर आरा सीट पर है। वो अपनी बात रखना चाहे तो रख लें, आपने मुझसे पूछा है, मैंने आपको बता दिया। एक के बाद एक जो एनडीए के सहयोगी हैं उनकी नाराजगी सामने आ रही है। पहले कुशवाहा की नाराजगी सामने आई, फिर पासवान की, और अब एक और पार्टी की सामने आ रही है। तो ऐसे में चुनाव से पहले सभी सहयोगियों को ये सभी एकजुट कैसे रखेंगे और कितना जरूरी है इनको एकजुट रखना चुनाव से पहले? एक अगर सम्मिलित परिवार रहता है तो उसमें जितने परिवार के लोग हैं वो अपनी अपनी बात कहते हैं जी। तो इसका मतलब यह नहीं कि परिवार बिखर रहा है, अपनी बात कहना जायज है, लाजमी है, सही। ये तो लोग अपनी बात कहते हैं कि हमको इतना ये चाहिए, इतना ही हिस्सा चाहिए, और उसी में मिलजुल करके तय होता है, ऐसा ही होता है। तो हम लोगों ने तो मिलजुल करके अपने सीट्स का ये अनाउंसमेंट कर दिया। बात आरा की करें तो पिछले 5 सालों में आपने जो बड़े काम किए आरा के लिए, दोबारा अगर चुन के आते हैं तो क्या है आपका प्लान, क्या रहेगा आरा के लिए, क्या वादा करेंगे आप वहां के लोगों से? पहली बात तो ये कि जितना काम हमने 4 साढ़े 4 साल में किया उतना काम आज तक किसी ने नहीं किया आज़ादी के बाद से। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये सही बात है, आप आरा में जाकर के लोगों से पूछ लीजिए, आइए सही बात जी। बड़े बड़े जो काम सब किसी ने सोचा नहीं था वो सब। देखिए रोज वहाँ जाम लगता था, कोइलवर पुल पर रोज जाम लगता था। एक नया पुल स्वीकृत हो गया, तेजी से बन रहा है। पुरवाड़ी गुमटी एक लेवल क्रॉसिंग है शहर के बीच में, 70 साल से उस पर आरओबी नहीं बना था, आरओबी सैंक्शन हमने करवाया, वो बन रहा है तेजी से। 4 लेन पटना आरा बक्सर वो चला गया था ठंडे बस्ते में, उसको हमने सैंक्शन कराया, तेजी से बन रहा है। इसके बाद फिर आरा रेलवे स्टेशन, इसका हम विकास करवा रहे हैं। जो पहले स्थिति थी उससे जो पहले स्टेशन का साइज था उसका दोगुना हम करवा रहे हैं। दोनों तरफ अब प्लेटफॉर्म का रुख रहेगा, वो भी काम खूब तेजी से चल रहा है। इसके अलावे हम वहाँ पर
गाड़ियों के ट्रेन के मेंटेनेंस का सैंक्शन करा दिए ताकि गाड़ियों का वहां पर मेंटेनेंस होगा, गाड़ियों का वहां पर मेंटेनेंस होगा तो वहां से गाड़ियां खुलेंगी। तो उसके बाद फिर एक नया ट्रेन हमने सैंक्शन करा दिया सिर्फ आरा वासियों के लिए, जो कि आरा से पटना तक जाती है सवेरे और शाम को पटना से आरा आती है। इसी तरह से एक नया ट्रेन हमने सैंक्शन करा दिया आरा वासियों के लिए, जो कि आरा और सासाराम के बीच में चलती है, डेमू। आरा और सासाराम रेल लाइन का विद्युतीकरण हमने स्वीकृत करा दिया है और वो भी जनवरी अंत में फरवरी में उसका लोकार्पण हो जाएगा। आरा सासाराम स्टेट हाईवे था, वो हमने बनवाया था जब मैं वहां प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग था। उसका हमने 4 लेनिंग स्वीकृत करा दिया है और उसको नेशनल हाईवे में परिणत करने का यहाँ निर्णय लिवा दिया है। उसका अब सर्वे चल रहा है, सर्वे होगा तो 4 लेनिंग के लिए टेंडर हो जाएगा जी। उसके साथ ही साथ आरा का बाईपास का भी टेंडर उसी के साथ होगा। एक ये आरा मोहनिया तो इतना दिन से ये खराब पड़ा हुआ था, तो उसका मरम्मत का उसका 4 लेनिंग का भी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दिया है। 3-4 स्टेशन पर ये हमारे ऊपरी पुल नहीं थे, वो हमने स्वीकृत करा दिया, कोइलवर में, कारीसात में, बिहिया में। एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करा दिया वहां पर, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमने स्वीकृत करवा दिया। मैं जितना काम हमने किया है, ये कुल 1100 साढ़े 1100 गांव हैं, उसमें 800 गांव में हमने योजना दिया है। इतना योजना आज किसी सांसद ने इतिहास में नहीं दिया। तो जितना काम हमने किया उतना पहले किसी ने नहीं किया। उसके बाद फिर अब जो जो काम बचता है वो भी हमारे नजर में रहेगा। एक और काम हमने वहां स्वीकृत कराया, वो है नहर का पक्कीकरण जी। उसका ये बेसिस है, वो एग्रीकल्चर नहर की प्रणाली बनी थी अंग्रेजों के समय में, उसके बाद से वो छत विछत हो गई थी, तो उसका पक्कीकरण का योजना डीपीआर हमने बनवाया, प्रीलिमिनरी डीपीआर हमने बनवाया, राज्य सरकार से स्वीकृत कराया, केंद्र सरकार से स्वीकृत कराया जी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक से स्वीकृत करा दिया। उसका भी ये अभी डीपीआर अगर बन रहा है, फिर उसका टेंडर होगा। तो अगला हमारा ये जो कदम है रिक्वायरमेंट, आरा शहर का जो लाइटिंग है उसको कर दिया। हर गांव में अब हम सोलर लाइट दे रहे हैं, हर बाजार में हमने सोलर लाइट दे दिया। ये इसके बाद अगला मेरा टारगेट है कि वहां का जो एक डैम है, अभी बैराज है, उसके वहां पर डैम बनना चाहिए सोन नदी पर, तब हमारा इरिगेशन सिस्टम सही हो जाएगा। इसको करने की जरूरत, तो इसको हम स्वीकृत कराएंगे। ये अभी कुछ डीपीआर बना करके राज्य सरकार को भेजना है, तो उसको हम स्वीकृत कराएंगे। और भी कोई काम अगर नजर आएगा, जो बड़ा बड़ा काम जितने हमारे नजर में आए सब हमने स्वीकृत करा दिया, सब पर काम चल रहा है। और भी नजर आएगा तो उसे भी कराएंगे। महागठबंधन को लेकर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि 2019 में एक बड़ी चुनौती हो सकती है? नहीं, उनका महागठबंधन का देखिए, सबका बेस अपने अपने प्रांतों में ही है, नेशनल लेवल बेस किसी का नहीं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है तो लोग राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हैं और नेतृत्व को देखते हैं कि क्या नेतृत्व ऐसा है जो कि केंद्र की सरकार को चला सकता है, कैसा नेता है, कौन नेता है। आप महागठबंधन में पहले ये तो बता दीजिए कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन है, बता दीजिए। कुछ लोग राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी है क्या? तो उनको लोग वोट कर देंगे क्या? क्या उनमें यह परिपक्वता आ गई है कि वो देश चला सकते हैं? क्या इतनी समझदारी है कि वो देश चला सकते हैं? ये प्रश्न है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप गृह सचिव भी रह चुके हैं और एनआईए की एक बड़ी रेड हुई है और आईएसआई से जुड़ा एक मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, आप मानते हैं कि अब वाकई में आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट जो है वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है? आईएसआईएस और इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो हमेशा भारत के लिए खतरा है, क्योंकि जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह भारत को टारगेट करते हैं। आज से नहीं करते, पहले से करते हैं। तो चाहे आईएसआईएस हो या कोई भी जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हमारे लिए खतरनाक है। वो हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, पूरी दुनिया के लिए। रेडिकलाइज करने में तो क्योंकि इनका टारगेट भारत भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, यूरोप भी है, सब लोग हैं। और बल्कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश भी है। इनका टारगेट, ये लोग
इनका टारगेट मतलब कि मुस्लिम कंट्रीज में भी, आप सीरिया में देख लीजिए जी, ISIS का ग्रोथ वो भी है। तो ये लोग अफगानिस्तान में देख लीजिए, वो भी तो मुस्लिम कंट्री, वहां भी है तालिबान। ये दुनिया के लिए समस्या है और हम लोग यही कहते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया को इससे मिल करके निपटना होगा। कोई देश इन लोगों को ये पनाह नहीं दे, कोई देश इनको इनकरेज नहीं करे, यही हम कह रहे हैं। कुछ देश देते हैं अभी भी पनाह और कुछ देश इनको इनकरेज करते हैं। तो ये हमारा कहना है कि कोई देश इनको शेल्टर नहीं दे, और ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं। और जहां तक कि भारत का सवाल है, हम लोग खुशकिस्मती है कि हमारा जो पॉपुलेशन है ये रेडिकलाइजेशन के प्रोपेगेंडा के बावजूद उतना ये उसका शिकार नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। गृह मंत्री ने भी कहा था, इस ओर इशारा किया था। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे केंद्र